नॉमेनक्लेचर यूज्ड इन ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म। जैसे कि आपने शुरू में बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर इज अ केस ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब अगर वो स्टीरियो आइसोमर्स हैं तो इसका मतलब आईयूपैक नेम सेम होगा, और अगर आईयूपैक नेम सेम है तो इसको हम कैसे कैटेगराइज करें, कैसे कहें कि एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से अलग है। क्लियर? तो इसके लिए कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर देते हैं, और ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में जो कॉन्फिगरेशनल नोमेनक्लेचर्स हैं वो 3 तरह के हैं। एक को बोला जाता है सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर, दूसरे को बोला जाता है सिन एंटी नोमेनक्लेचर, और तीसरा जो नोमेनक्लेचर है दैट विल बी ई एंड जेड नोमेनक्लेचर। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू 3 तरह का नोमेनक्लेचर यूज होते हैं, सिस ट्रांस, सिन एंटी, ई जेड। मैंने बोला था कि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के 5 केसेस हैं। एक केस है एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, दूसरा केस है एलोंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, तीसरा केस है एलोंग नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, चौथा केस है एलोंग साइक्लो अल्केन्स एलोंग साइक्लो अल्केन्स, और लास्ट जो केस मैंने बताया था वो बताया था एलोंग साइक्लो अल्कीन विथ कार्बन ग्रेटर देन इक्वल टू ए। तो इन्हीं केसेस में जीआई देखने थे, और इन्हीं केसेस में जीआई देखने थे इस पे लगा हुआ दोनों अलग, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, ये चारों डिफरेंट, इस पे लगा हुआ दोनों अलग, और ये सेम भी हो सकता है डिफरेंट भी हो सकता है। इस पे लगा हुआ दोनों डिफरेंट, क्लियर? ये दोनों सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। यहाँ पे भी ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों डिफरेंट, और इस पे लगा हुआ चारों भी डिफरेंट हो सकते हैं। क्लियर? तो ये केसेस हैं जहाँ पे हमें ज्योमेट्रिकल आइसोमर देखने हैं। तो पहला क्वेश्चन ये राइज हुआ कि सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का यूज कहाँ पे करें। द सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर इज मेनली यूज्ड फॉर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड साइक्लो अल्केन। सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर का कॉन्सेप्ट जहाँ पे मेनली यूज किया जाता है वो होता है अलोंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड साइक्लो अल्केन्स, कि अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे इस रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे, ये रेस्ट्रिक्टेड एटम, ये दूसरा रेस्ट्रिक्टेड एटम, और ये रेस्ट्रिक्शन, तो इसका मतलब इस रेस्ट्रिक्शन के अलोंग अगर इस कार्बन लगा हुआ ग्रुप और इस कार्बन लगा हुआ सेम दो ग्रुप एक साइड हैं, तो इसका मतलब उस कॉन्फिगरेशन को बोला जाएगा सिस। और अगर दो सेम सब्स्टिट्यूएंट्स अपोजिट साइड हैं रेस्ट्रिक्टेड एटम्स के, तो उसके लिए जो बोला जाएगा वो होगा ट्रांस। तो इसका अगर मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लिया और मैंने ये केस सोचा कि CH3H और H, तो यहाँ पे है रेस्ट्रिक्शन और ये दो एटम है रेस्ट्रिक्टेड एटम्स, मतलब इस पे दोनों अलग है, इस पे दोनों अलग है, मतलब मॉलिक्यूल में जीआई है। तो पहला कंडीशन क्या था कि रेस्ट्रिक्शन के अलोंग अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स एक साइड हैं तो इसके लिए जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा सिस। लेकिन अगर रेस्ट्रिक्शन के अलोंग दोनों सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अपोजिट साइड है तो इस पर्टिकुलर के लिए जो नाम दिया जाएगा वो नाम होगा ट्रांस। क्लियर? इस पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट नहीं था कि दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स को हमेशा देखने हैं कि कम से कम दो होने चाहिए, और अगर ये दोनों सेम है तो नाम आएगा, अगर एक साइड है सिस अपोजिट साइड है ट्रांस। ऐसा हो सकता है कि दो की बजाय दो और भी हो जाए जो सेम हो जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि इस पर्टिकुलर पे अगर मैं F कर दूं और इस पर्टिकुलर में अगर F कर दूं तो यहाँ पे मैंने क्या देखा इस CH3 के अलावा कि अगर दोनों CH3 एक साइड हैं तो इसके लिए भी नाम आएगा सिस, और यहाँ पे दोनों CH3 अपोजिट साइड हैं तो यहाँ पे नाम आएगा ट्रांस। अगर मैंने साइक्लिक सिस्टम में ले लिया होता और साइक्लिक सिस्टम में ऐसा सोचता कि यहाँ पे मैंने कर दिया और यहाँ पे मैंने कर दिया CH3 और H, तो इसका इस रिंग के अलोंग दोनों मिथाइल एक साइड, तो यहाँ पे नाम आएगा सिस। क्लियर? लेकिन अगर मैं इस पर्टिकुलर को ऐसे कर दूं और रिंग के अलोंग दोनों मिथाइल को अपोजिट साइड लिख दूं तो ये जो पर्टिकुलर कंपाउंड आएगा वो होगा ट्रांस। तो दिस विल बी सिस एंड दिस विल बी ट्रांस। तो ऐसी भी पॉसिबिलिटी है कि इस मिथाइल के अलोंग मैंने चेक किया, इसमें मैं चेंज कर दूं यहाँ F कर दूं, इसमें चेंज कर दूं यहाँ पे F कर दूं, तो यहाँ पे मिथाइल के अलोंग देखते हुए हम कह सकते हैं कि दोनों मिथाइल एक साइड है तो यहाँ पे क्या आएगा सिस, दोनों मिथाइल अपोजिट साइड है यहाँ पे नाम आएगा ट्रांस। तो सिस और ट्रांस में हमेशा देखना है कि दो सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स अगर एक साइड आ रहे हैं रेस्ट्रिक्शन के तो नाम आएगा सिस, अपोजिट साइड आ रहे हैं नाम आएगा ट्रांस। इवन मैं ये वाला केस लूं क्योंकि ये भी साइक्लो अल्कीन्स है, यहाँ भी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है,
तो इसमें भी अगर मैंने डबल बॉन्ड यहाँ बना लिया तो एक अल्काइल इधर है, दूसरा अल्काइल इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, ये हाइड्रोजन इधर है, तो दो सिमिलर हाइड्रोजन एक साइड है। तो इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन के लिए भी जो नाम आएगा वो कौन सा होगा, सिस। लेकिन अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना लेता तो इसका एक हाइड्रोजन इधर होता, दूसरा हाइड्रोजन इधर होता, तो डबल बॉन्ड के अलावा दोनों हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है, दोनों अल्काइल ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ये सब पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन होता, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन होता ट्रांस। तो इंपॉर्टेंट क्या था कि रेस्ट्रिक्शन के अलोंग अगर दो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन एक साइड है तो नाम आएगा सिस, और रेस्ट्रिक्शन के अलोंग दो सिमिलर सब्स्टिट्यूशन अपोजिट साइड है तो नाम आएगा ट्रांस। अब हम बात करें सिन एंटी का, कि सिन एंटी का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सिन एंटी का जहाँ पे बात किया गया वो मेनली था कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन एंड कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। कि अगर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन की बात करें तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन बनता कैसे है, तो कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का फॉर्मेशन जहाँ से होता है वो मॉलिक्यूल्स हैं एल्डिहाइड या कीटोन। ये सिमिलर कीटोन हो सकते हैं, सिमेट्रिकल कीटोन हो सकते हैं या अनसिमेट्रिकल कीटोन हो सकते हैं। तो इसका अगर मैं एल्डिहाइड या कीटोन का केमिकल रिएक्शन अगर NH2Z के साथ कराऊं और यहाँ से एक वाटर मॉलिक्यूल को सिस्टम से मैं बाहर निकाल दूं, तो जिस कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है दैट कंपाउंड विल हैविंग कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, यहाँ R डैश, ये R और ये पर्टिकुलर Z। क्लियर? मतलब ये पर्टिकुलर Z अगर मैंने H और H सोच लिया मतलब अमोनिया है, तो इसका मतलब Z की जो वैल्यू हो सकती है ZH हो सकता है। अगर मैंने H कर दिया मतलब NH3, ये बन गया अमोनिया, और यहाँ पे जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड होगा इमीन। इमीन मतलब अगर मैंने एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन अमोनिया के साथ करा दिया तो जो कंपाउंड बना वो है इमीन। अगर इसी पर्टिकुलर H की जगह पे अगर मैंने OH लगा दिया होता तो ये कंपाउंड है हाइड्रोक्सिल अमीन, हाइड्रोक्सिल अमीन। और हाइड्रोक्सिल अमीन का रिएक्शन अगर मैं वहां पर कराता एल्डिहाइड कीटोन के साथ तो यहाँ पे जो कंपाउंड मिलता यहाँ OH होता और इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं ऑक्साइन। अगर मैंने इसी पर्टिकुलर का रिएक्शन NH2 से करा दिया होता मतलब NH2 और Z मींस NH2, तो NH2 के साथ करा दिया होता तो यहाँ जो कंपाउंड में आता ये आता NH2 मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और दिस पर्टिकुलर हैव NH2 ग्रुप। इस पर्टिकुलर को बोला जाएगा हाइड्राजोन। It means when aldehyde or ketone react with hydrazine, it will form hydrazone। अगर इसी पर्टिकुलर NH2 में अगर मैंने यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दिया होता मतलब N फिनाइल हाइड्राजीन, तो अगर N फिनाइल हाइड्राजीन का रिएक्शन कराऊं तो यहाँ पे जो पर्टिकुलर आएगा वो होगा फिनाइल, तो यहाँ पे यूज करोगे N फिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसी पर्टिकुलर फिनाइल में फर्दर कोई सब्स्टिट्यूशन कर दूं और यहाँ पे एक नाइट्रो लगा दूं और यहाँ पे दूसरा नाइट्रो लगा दूं तो इसका मतलब 1 2 3 4 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन। तो अगर मैं एल्डिहाइड कीटोन का रिएक्शन 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजीन 2,4 DNP के साथ कराता हूँ तो यहाँ जो कंपाउंड मिलता है उसमें भी आता है NH और ये फिनाइल, और फिनाइल में एक नाइट्रो यहाँ पे और दूसरा नाइट्रो यहाँ पे, तो इसका मतलब 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्राजोन। अगर इसी पर्टिकुलर रिएक्शन अगर मैं NHCO NH2 के साथ करा दूं तो इस पर्टिकुलर कंपाउंड को बोलते हैं सेमी कार्बाजीन। तो अगर मैं सेमी कार्बाजीन के साथ रिएक्शन कराता हूं तो यहाँ पे जो कंपाउंड आएगा वो होगा NHCO और NH2, ये पर्टिकुलर कंपाउंड मिलेगा और इस पर्टिकुलर कंपाउंड के लिए नाम आएगा सेमी कार्बाजोन। तो इसका मतलब ये कोई पार्ट इवन मैं G सोच सकता हूँ। तो इसका अगर मैं कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन का लंग सोचता हूँ तो यहाँ पे H भी हो सकता है, OH भी हो सकता है, NH2 भी हो सकता है, NHPH भी हो सकता है, पीएच में कोई सब्स्टिट्यूशन भी हो सकता है, या NHCO NH2 भी हो सकता है। क्लियर? तो इतने सारे केसेस हैं जहाँ पे हमें कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के बारे में सोचना है। तो अगर मैंने सिमेट्रिकल एल्डिहाइड लिया मतलब फॉर्मल्डिहाइड लिया, यहाँ भी H होता यहाँ भी H होता, तो उस केस में GI नहीं होगा क्योंकि ये दोनों सेम हो गए। लेकिन अगर फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरी एल्डिहाइड ले लें तो यहाँ पे पहले से डिफरेंस हो गया और इस पर्टिकुलर पोजीशन पे लोन पेयर बॉन्ड पेयर डिफरेंट हो गए। मतलब फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर कोई दूसरी एल्डिहाइड में अगर रिएक्शन में NH2G के साथ कराता हूँ तो जो कंपाउंड डेराइव होगा, जो कंपाउंड फॉर्म होगा वो कंपाउंड हमें GI दिखलाएगा। लेकिन अगर मैं कीटोन की बात करूँ और अगर ये कीटोन सिमेट्रिकल होता तो अगर ये
कीटोन सिमेट्रिकल है तो उस केस में यहाँ R और R सेम होंगे, GI नहीं होगा। लेकिन अगर वो कीटोन अनसिमेट्रिकल है, मतलब यहाँ का R अलग है, यहाँ का R अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों अलग अलग होंगे। अरे दोनों अलग अलग होंगे तो इस केस में GI पॉसिबल है। तो इंपॉर्टेंट था कि एल्डिहाइड कीटोन ऑन रिएक्शन विद NH2Z will give C double bond N compound, and if these two parts are different then compound will show geometrical isomers। क्लियर। और इंपॉर्टेंट क्या था कि अगर मैं इस पर्टिकुलर के अलोंग ज्योमेट्रिकल आइसोमर की बात कर रहा हूँ तो ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में अगर यहाँ पे आपने एल्डिहाइड से डिराइव किया हुआ है, मतलब यहाँ पे क्या आएगा H, और यहाँ पे नाइट्रोजन पे एक साइड होगा Z और ये होगा लोन पेयर। तो इसका अगर वो एल्डिहाइड से डिराइव होता है हम इस H को देखते हैं और इस Z को देखते हैं। अगर ये H और Z एक साइड है तो इस पर्टिकुलर के लिए नाम देते हैं कि ये है सेन। लेकिन अगर ये H और Z अपोजिट साइड है, H और Z अपोजिट साइड है, तो इस पर्टिकुलर का नाम देते हैं कि ये है एंटी। तो इन केस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन derived from aldehyde, we have to check the H and Z. If H and Z are on the same side, then compound will be sen. And if H and Z are on the opposite side, then compound will be called as anti. Clear? अगर ये मैंने नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड का लिया होता तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में लोन पेयर को देख लेते हैं। लोन पेयर को देख लेते हैं, यहाँ पे कोई भी ग्रुप हो सकता है, यहाँ पे कोई ग्रुप हो सकता है, ये सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है। तो इसका मतलब मान लो मैंने समझाने के लिए H ले लें और H ले लें, तो इसका मतलब अगर दोनों लोन पेयर देखा जाए तो दोनों लोन पेयर एक साइड हैं, दोनों बॉन्ड पेयर एक साइड है, तो इस पर्टिकुलर केस में ये बोला जाएगा सेन। लेकिन अगर मैंने ये लोन पेयर को एक इधर कर दिया और दूसरे को इधर कर दिया और यहाँ पे कर दिया H और यहाँ पे कर दिया H, मतलब दोनों ग्रुप्स अपोजिट, दोनों लोन पेयर अपोजिट, तो यहाँ पे जो बात आएगा वो बात आएगा एंटी। तो इसका मतलब कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन में और नाइट्रोजन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड में हम जिस नोमेनक्लेचर का यूज करेंगे वो नोमेनक्लेचर होगा सेन एंटी। लेकिन यही चीज अगर कीटोन से डिराइव होता, मान लो यहाँ पे CH3 होता और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप होता, यहाँ पे आपका CH3 होता और यहाँ पे आपका इथाइल ग्रुप होता, तो इसका हम इस पर्टिकुलर H नहीं देखते, बल्कि जिस अल्काइल ग्रुप के अलोंग हम सेन एंटी देख रहे हैं उस अल्काइल को स्पेसिफाई कर लेते हैं। मतलब जैसे इस पर्टिकुलर के अलोंग इथाइल सेन लेकिन मिथाइल एंटी, हम कोई भी लिख सकते हैं इथाइल सेन और मिथाइल एंटी। इसके अलोंग इथाइल एंटी या मिथाइल सेन। इंपॉर्टेंट है कि अल्काइल पार्ट अगर हमने कीटोन से लिया है तो उस अल्काइल पार्ट को स्पेसिफाई करना है कि इस केस में मिथाइल एंटी इथाइल सेन, इस केस में इथाइल एंटी मिथाइल सेन। तो फिर से बोल रहा हूँ, सेन एंटी नोमेनक्लेचर इज यूज्ड फॉर कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन एंड नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। लेकिन इंपॉर्टेंट इजेड की बात इसलिए हुई क्योंकि ऐसा केस देखा गया जिसमें रेस्ट्रिक्शन के अलोंग जो ग्रुप्स हैं, इस ग्रुप्स में चारों डिफरेंट हो जाए, जैसे F, Cl, Br और I। क्लियर। अगर मैं दो को सेम रख लूँ, सेम पोजीशन पे रख दूँ और दो को चेंज कर दूँ, मतलब I को मैं यहाँ कर दूँ, Br को मैं यहाँ कर दूँ, तो पहले वाले केस में मैंने देखा कि डबल बॉन्ड के अलोंग एक साइड है आयोडीन, एक साइड है क्लोरीन और आयोडीन। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा डबल बॉन्ड एक साइड है क्लोरीन और अपोजिट साइड है आयोडीन, और दोनों का आईपैक नेम सेम है। मतलब अगर दोनों का आईपैक नेम सेम है लेकिन स्पेस में ओरिएंटेशन अलग अलग है, मतलब ये दोनों आपस में ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। आप देख भी रहे हो कि इस पे लगा हुआ दोनों अलग है, इस पे लगा हुआ दोनों अलग है। तो लेकिन क्या मैं इस पर्टिकुलर कंपाउंड में सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। क्या मैं सिन एंटी नोमेनक्लेचर यूज कर सकता हूँ? नहीं, क्योंकि वो मेनली यूज होता है कार्बन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डबल बॉन्ड नाइट्रोजन। तो इस पर्टिकुलर के स्पेस में ओरिएंटेशन में डिफरेंस है, तो इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। वो कॉन्सेप्ट कौन सा होगा? इजेड नोमेनक्लेचर। और इजेड नोमेनक्लेचर को जिन साइंटिस्ट ने प्रपोज किया वो साइंटिस्ट थे कान, इनगोल्ड एंड प्रिलॉग, और इसीलिए जो रूल इन्होंने प्रपोज किया वो था CIP रूल, कान, इनगोल्ड, प्रिलॉग रूल। क्लियर। The Eisen nomenclature was proposed by Kahn, Ingold, Prelog, and rule given by them is called as CIP rule. Clear? इस रूल्स की बेसिक कॉन्सेप्ट है एटॉमिक नंबर, कि अगर दो
प्रायोरिटी ग्रुप्स जो कि बेस्ड है एटॉमिक नंबर के ऊपर, कि दो प्रायोरिटी ग्रुप्स अगर रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे हाई प्रायोरिटीज एक साइड हैं तो उसके लिए नाम आएगा Z। और अगर दो हाई प्रायोरिटीज ग्रुप अगर अपोजिट साइड हैं रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे तो इस पर्टिकुलर के नाम आएगा E। इंपॉर्टेंट क्या था कि हाई प्रायोरिटी ग्रुप्स कि अगर इस पर्टिकुलर पे जो दो एटॉमिक ग्रुप लगे तो इन दोनों में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। जैसा मान लो अभी समझाने के लिए मैंने ले लिया ये हाई प्रायोरिटी है और इस पर्टिकुलर पे ये हाई प्रायोरिटी, तो इसका अगर ये दोनों हाई प्रायोरिटीज एक साइड हैं, क्लियर, इस पर्टिकुलर के लिए यूज करोगे Z। लेकिन अगर ये हाई प्रायोरिटीज अपोजिट साइड है तो इस पर्टिकुलर के लिए जो कॉन्सेप्ट यूज करने वाले हो वो कौन सा है, E। तो इसका मतलब CIP rule is based on the priorities of groups which are attached on the restricted atoms. If two high priority groups are on the same side of restricted atoms, then configuration is called as Z. And if two high priority groups are on the opposite side of the restricted atoms, then configuration is called as E. Clear? चेक करें कि रूल्स क्या हैं। कि रूल्स में सबसे पहले हमें रेस्ट्रिक्टेड एटम से जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसको देखना है। सबसे पहले बोल रहा हूं रेस्ट्रिक्टेड एटम से जो डायरेक्टली अटैच एटम है उसको देखना है और उनके एटॉमिक नंबर को एनालाइज करना है कि अगर उनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी हाई प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी लो प्रायोरिटी। जैसे इस पर्टिकुलर कार्बन पे एक लगा है F, एक लगा है Cl और Cl का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए हाई प्रायोरिटी और ये लो प्रायोरिटी। और हमने लिख लिया हाई प्रायोरिटी फर्स्ट। इस पर्टिकुलर में एक है आयोडीन, एक है ब्रोमीन। आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी। अगर दो हाई प्रायोरिटीज एक साइड हैं तो मैंने क्या बोला, Z। अगर दो हाई प्रायोरिटीज अपोजिट साइड है इसका मतलब हो गया E। तो इसका मतलब हमें क्या देखना है पहला रूल में कि जो एटम डायरेक्टली अटैच है रेस्ट्रिक्टेड एटम से, जो एटम्स डायरेक्टली अटैच हैं रेस्ट्रिक्टेड एटम्स पे उसको देखो और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस देखो। अगर एटॉमिक नंबर का डिफरेंस है मतलब हाई एटॉमिक नंबर को प्रायोरिटी देना है। ये एटम भी हो सकते हैं। इस पर्टिकुलर में अगर मैंने ऐसा लगा दिया कि यहाँ पे CH3, यहाँ पे NH2, यहाँ पे कर दिया आपका OH और यहाँ पे कर दिया मान लो आपका ये इथाइल, क्लियर। तो इसका मतलब मैंने बोला था एटॉमिक नंबर देखना है, हमें कभी भूलकर NH2 नहीं सोचना है, हमें कभी भूलकर CH3 नहीं सोचना है, बल्कि हमें क्या देखना है कि जो एटम डायरेक्टली अटैच है तो इस पर्टिकुलर से जो एटम डायरेक्टली अटैच है तो एटम इज C। इस पर्टिकुलर से जो एटम डायरेक्टली अटैच है एटम इज N। तो C और N में N का एटॉमिक नंबर ज्यादा है इसलिए इसकी हाई प्रायोरिटी, नॉट NH2। मैं फिर से बोल रहा हूँ हमें साइज नहीं देखना है, हमें मास नहीं देखना है, क्लियर। हमें देखना है डायरेक्टली अटैच एटम। इससे डायरेक्टली अटैच एटम है C और इससे डायरेक्टली अटैच एटम है N। तो N का हाई एटॉमिक नंबर होने की बेसिस पे हाई प्रायोरिटी। इससे जो डायरेक्टली अटैच है वो है C, नॉट इथाइल एज अ होल, और इससे जो डायरेक्टली अटैच है वो है O। और इसका मतलब ये हाई प्रायोरिटी होगा और दोनों हाई प्रायोरिटीज एक साइड है, इसका मतलब ये कंपाउंड हो गया Z, क्लियर। मैं फिर से बोल रहा हूँ जो एटम डायरेक्टली अटैच है उस पर्टिकुलर को देखो और उस पर्टिकुलर एटॉमिक नंबर देखो। अगर एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी ज्यादा प्रायोरिटी होगी, एटॉमिक नंबर कम है उसकी लो प्रायोरिटी होगी, क्लियर। दूसरे रूल की बात वहां पे की गई जहां पे डायरेक्टली अटैच एटम सेम है। जैसे अगर मैं ऐसा सोचता हूँ यहाँ पे है CH3 और यहाँ पे है CH2 CH3, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे NH और CH3, ठीक। मतलब इससे जो डायरेक्टली अटैच एटम है वो भी C है और इससे जो डायरेक्टली अटैच एटम है वो भी क्या है, C है। तो इस पर्टिकुलर केस में पहले वाले रूल से हम क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो दूसरा रूल आया कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो उससे अगले वाले एटम को देखो, अब उससे अगला एटम सेम है उसके अगले वाले एटम को देखो, ये सेम है उसके अगले वाले एटम को देखो, और तब तक आगे बढ़ते चले जाओ जब तक कि आपका डिफरेंस न दिख जाए। और जहां पे डिफरेंस हो उस पर्टिकुलर पोजीशन पे फिर से आप एटॉमिक नंबर देखो और जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी हाई प्रायोरिटी, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी लो प्रायोरिटी। जैसे अगर मान लो इस पर्टिकुलर CH3 को देखो तो ये CH3 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और यहाँ पे अगर CH2 को देखूँ तो इस CH2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका इस C को इस C से काट दो, इस H को इस H से काट दो, इस H को इस H से काट दो। लेकिन इसका डायरेक्टली अटैच एटम है H और इसका डायरेक्टली अटैच एटम है C। तो इसका इसकी हाई प्रायोरिटी होगी ना कि इसकी हाई प्रायोरिटी होगी।
इसी तरह से यहाँ पे n और यहाँ भी है n, n को n से काट दिया, h को h से काट दिया, लेकिन यहाँ पे है c, यहाँ पे है h। तो c का हाई एटॉमिक नंबर होने के कारण ये हाई प्रायोरिटी, और अगर दोनों हाई प्रायोरिटीज एक साइड है तो कंपाउंड कौन सा है? Z। क्लियर? तो फिर से बोल रहा हूँ कि अगर डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो उस केस में उससे लगा हुआ नेक्स्ट एटम देखना है। अगर मान लो केस ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, तो इसका मतलब फिर से बोल रहा हूँ डायरेक्टली अटैच एटम देखो, यहाँ पे C है और C पे H है, यहाँ पे C है, इस पर्टिकुलर पे H C और C है, यहाँ पे आपने C को C से काट दिया, H को H से काट दिया, इस C को C से काट दिया, लेकिन यहाँ पे है C और यहाँ पे है H, तो इसमें इसकी साइज नहीं देखा आपने, एटॉमिक नंबर के बेसिस पे इसकी हाई प्रायोरिटी की। इसी तरह इस C को इस C से काट दिया, इस C को इस C से काट दिया, लेकिन यहाँ पे है दो H और यहाँ पे CC, इसमें इसकी हाई एटॉमिक नंबर के बेसिस पे प्रायोरिटी, ना कि इतने बड़े ग्रुप की प्रायोरिटी। और आपने देख लिया कि दोनों अपोजिट हैं, और अगर दोनों अपोजिट हैं इसका मतलब कौन सा है? E। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर फर्स्ट एटम सेम हो जो रेस्ट्रिक्टेड एटम से जुड़ा हुआ है तो नेक्स्ट वाले एटम को देखो, और नेक्स्ट एटम भी सेम है उसके नेक्स्ट वाले एटम को देखो, और तब तक आगे बढ़ते चले जाओ जब तक कि दोनों डिफरेंट ना हो जाए। और अगर मान लो दोनों ही सेम हो जाए, हर चीज़ सेम हो जाए, तो उसके इसमें GI नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ सेम हो गया। तो मैंने क्या बोला था कि रेस्ट्रिक्शन के अलोंग यहाँ पे दोनों डिफरेंट होने चाहिए, तो कहीं ना कहीं डिफरेंस होगा ही ना। और अगर आपने कहीं भी डिफरेंस नहीं देखा मतलब GI ही नहीं होगा। क्लियर? तो डिफरेंस तो होना जरूरी है। तो पहले लेवल पर डिफरेंस देखो, पहले लेवल का डिफरेंस ना हो उसके अगले वाले लेवल का डिफरेंस देखो, और अब तब तक देखते चले जाओ जब तक डिफरेंस ना हो। लेकिन हर जगह जो कॉन्सेप्ट देखो वो है एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास, नॉट एटॉमिक साइज। तीसरा, कभी कभी केस ऐसा भी आ सकता है जिसमें मल्टीपल बॉन्ड्स हो, जैसे मान लो मैंने केस ऐसा ले लिया, इस पर्टिकुलर में यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 आ जाए, इस पर्टिकुलर में ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इस पर्टिकुलर में यहाँ पे आपने COOH ले लिया, और इस पर्टिकुलर में आपने COH ले लिया, मल्टीपल बॉन्ड आ जाए। तो अगर सिस्टम में कभी मल्टीपल बॉन्ड आ जाए तो उस मल्टीपल बॉन्ड को हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो, हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट कर दो। जैसा मान लो मैं इसको चेक करता हूँ, इस पर्टिकुलर का अगर मैं हाइपोथेटिकल सिग्मा बनाऊँ तो ये कार्बन एक हाइड्रोजन से, एक कार्बन से, और ये कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच है, मतलब इसका मैंने सारा सिग्मा बना लिया। इस पर्टिकुलर पाई बॉन्ड के लिए हाइपोथेटिकल सिग्मा, मतलब ये कार्बन कार्बन से अटैच है, इसलिए इस कार्बन पे एक कार्बन का हाइपोथेटिकल मैंने सिग्मा बना दिया। इसी तरह इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन ये सिग्मा बॉन्डेड है, इस कार्बन का पाई बॉन्डिंग कार्बन के साथ है, तो इस पाई बॉन्ड के लिए एक हाइपोथेटिकल सिग्मा, दूसरे वाले पाई बॉन्ड के लिए एक हाइपोथेटिकल सिग्मा, तो मैंने ये बना लिया। इसी तरह उस पर्टिकुलर में देखा जाए तो इस पर्टिकुलर पे C पे OH ये सिग्मा है, और इस पर्टिकुलर कार्बन का अटैचमेंट ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड है, तो इसीलिए कार्बन पे हाइपोथेटिकल सिग्मा बना लो ऑक्सीजन के साथ। उस केस में यहाँ पे कार्बन OH ये सिग्मा है, लेकिन इस कार्बन का हाइपोथेटिकल सिग्मा बनाया है तो वो किसके साथ होगा? ऑक्सीजन के साथ। तो इसका मतलब अगर मैं इसमें चेक करना चाहूँ तो C को C से काट दिया, O को O से काट दिया, O को O से काट दिया, लेकिन यहाँ पे है H, यहाँ पे है O, तो O की हाई प्रायोरिटी देखते हुए, O का एटॉमिक नंबर ज्यादा देखते हुए इसकी हाई प्रायोरिटी। इस केस में C को C से काट दिया, इस C को इस C से काट दिया, इस C को इस C से काट दिया, लेकिन यहाँ पे H, यहाँ पे है C, इसलिए इस पर्टिकुलर की हाई प्रायोरिटी दे दी, और दोनों हाई प्रायोरिटीज एक साइड है, इसका तो ये हो गया Z। तो फिर से बोल रहा हूँ कि अगर सिस्टम में मल्टीपल बॉन्ड्स हों तो उस मल्टीपल बॉन्ड के लिए हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड दे दो, और हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद कॉन्सेप्ट फिर से यूज करो एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर के बेसिस पे एनालाइज कर लो कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है उसकी हाई प्रायोरिटीज। अगर एक साइड आ जाए Z, अपोजिट साइड आ जाए E। क्लियर? लेकिन इतना करने में बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, तो जब बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा तो टाइम बचाना आप चाहते हो तो जो पार्ट सिमिलर है उसको पकड़ कर काट दो, और जो अनसिमिलर है उसी को चेक करो। जैसे इस केस में CO और यहाँ में CO कॉमन है तो इसको लेकर काट दिए, यहाँ पे H, यहाँ पे है O, तो इसलिए O के बेसिस पे इसको एनालाइज कर लिया, यहाँ का सिग्मा, यहाँ का सिग्मा, यहाँ का पाई, यहाँ का पाई बढ़ गया, लेकिन यहाँ पे H और यहाँ पे है C, इसकी हाई प्रायोरिटी, और दोनों अगर एक साइड है इसलिए आपने यूज कर लिया Z। तो फिर से बोल रहा हूँ
कि इतना सारा करने में बहुत सारा टाइम बर्बाद होगा, लेकिन कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है कि अगर पाई बॉन्ड है तो उसको हाइपोथेटिकल सिग्मा में कन्वर्ट करें। क्लियर? लेकिन टाइम बचाने के लिए सिमिलर पार्ट्स को लेकर काट दीजिए और डिसिमिलर पार्ट में चेक कर लीजिए। तो डिसिमिलर पार्ट में जहां पे डिफरेंस आ रहा है एटॉमिक नंबर का, उसकी हाई प्रायोरिटी हो जाएगी कि जो हाई एटॉमिक नंबर का है हाई प्रायोरिटी, जो लो एटॉमिक नंबर का है वो लो प्रायोरिटी। और लास्ट, मजबूरी केवल एक ही जगह है जहां पे हमें एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, वो केस है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, और जब आइसोटोप्स के केस में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं तो उस केस में मजबूरी में हमें जो कॉन्सेप्ट यूज करना होगा दैट विल बी एटॉमिक मास। जैसे मान लो अगर क्वेश्चन दे दे HDCH3OH, तो इसका इस रेस्ट्रिक्शन पे हम आसानी से डिस्टिंग्विश कर लेंगे कि यहाँ पे है O, यहाँ पे है C, इसलिए हाई प्रायोरिटी, ये लो प्रायोरिटी। लेकिन इस पर टिकल आएगी तो इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है और इसका भी एटॉमिक नंबर 1 है, तो ये दोनों के एटॉमिक नंबर 1 है, तो मजबूरी में एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, और उस केस में जो कॉन्सेप्ट लगाएंगे दैट कॉन्सेप्ट विल बी एटॉमिक मास। और इन दोनों केस में जिसका एटॉमिक मास ज्यादा होगा उसकी हाई प्रायोरिटी, और डी का एटॉमिक मास ज्यादा है, एच का एटॉमिक मास कम है, तो इसलिए दो हाई प्रायोरिटीज अगर अपोजिट साइड है, इसका मतलब ये जो पर्टिकुलर होगा वो होगा ई। क्लियर? अगर इसी को मैं ऐसे लिख दूं कि ये OH, ये CH3, ये D, ये H, तो इस पे लगा हुआ ऑक्सीजन और कार्बन, नॉट OH और CH3। मैं फिर से बोल रहा हूँ, OH दिमाग में नहीं रखना है, हमें कोई भी कॉन्सेप्ट रटना नहीं है, हमें चीजों को समझना है। समझना क्या है? एटॉमिक नंबर, कि यहाँ पे O, यहाँ पे C, O का एटॉमिक नंबर ज्यादा हाई प्रायोरिटी, C का एटॉमिक नंबर कम लो प्रायोरिटी, इस केस में H और यहाँ पे D, इस केस में D की हाई प्रायोरिटी, दोनों एक साइड मतलब Z, यहाँ पे दोनों अपोजिट साइड मतलब E। तो चार हैं कि सबसे पहले डायरेक्टली अटैच एटम को देखो, अगर डायरेक्टली अटैच एटम पे डिफरेंस है तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा हाई प्रायोरिटी, डायरेक्टली अटैच एटम सेम है तो नेक्स्ट वाले एटम को देखो, नेक्स्ट एटम सेम है नेक्स्ट एटम को देखो, और तब तक आगे बढ़ते चले जाओ जब तक एटॉमिक नंबर पे डिफरेंस ना आ जाए। तीसरा, मल्टीपल बॉन्ड्स हो तो उस मल्टीपल बॉन्ड के लिए हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड बनाओ, और हाइपोथेटिकल सिग्मा बॉन्ड बनाने के बाद सिमिलर पार्ट को काटते हुए कॉन्सेप्ट एटॉमिक नंबर का यूज कर लो और प्रायोरिटीज देख लो। और लास्ट, ओनली इन केस ऑफ आइसोटोप्स यू हैव टू थिंक फॉर एटॉमिक मास। तो इजेड का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इजेड का ही बेसिक कॉन्सेप्ट आएगा RS नोमेनक्लेचर में। तो सारी चीजें वही हैं, बस यहाँ पे एक कार्बन पे 2 को देखना है और उस वाले कार्बन में एक कार्बन पे 4 की प्रायोरिटीज देखनी है, और वहां पर बात आएगी RS नोमेनक्लेचर।